लीजिए, हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने नाटक का दूसरा दृश्य लेकर। तो आइए सुनते हैं साहित्यिक समंदर चैनल पर कितनी गांधी नाटक का दूसरा भाग, दूसरा दृश्य, जिसके लेखक हैं डॉक्टर अजय शर्मा। पहला दृश्य आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं। अब आइए सुनते हैं दूसरा दृश्य। सुधीर: बाबूजी गांधी। बाबूजी: हाँ बेटा गांधी। सुधीर: बाबूजी गांधी। बाबूजी: हाँ बेटा गांधी। बेटा जेब से नोट निकालता है और उस पर गांधी की फोटो की तरफ देखकर फिर कहता है। सुधीर: बाबूजी गांधी। बाबूजी: हाँ बेटा गांधी। सुधीर: बाबूजी गांधी मैला कुचैला हो गया है, धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी है। बाबूजी: अब जितना मर्जी नोटों को देखता जा, अगर यह मैला कुचैला भी हो जाए तब भी इसकी कीमत है, क्योंकि इसे बनाते समय इसे नील से निकाला गया था। वो स्लोगन तो तुमने सुना होगा, इंडिया में बना नोट नील से है निकाला, इसलिए यह नोट है निराला, कुछ भी करो न मैला न कुचैला। सुधीर: बाबूजी यह नोट को नील से निकालने वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। बाबूजी: सुधीर बेटा, जो बात पल्ले पड़ जाए उस बात को करने का फ़ायदा ही क्या। सही मायनों में बात करने का मज़ा ही तब है जब वह पल्ले ही न पड़े। ऐसे ही नील की कहानी है। बात मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन हमारे पुरखे हमें बताते थे, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में नील की खेती होती थी और सारे नील की ट्रेडिंग अंग्रेज ही करते थे। सुधीर: सच में? यह तो बड़ी मज़ेदार बात है। बाबूजी: लेकिन अगर मैं असलियत बताऊं तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सुधीर: यह बात है, फिर तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। बाबूजी: तो सुन। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था, वे नील की खेती हिंदुस्तान के लोगों से करवाते थे। इस खेती के लिए ज़मीन वे देते थे और उसके बदले में पैसे लेते थे। जब नील की पैदावार हो जाती तो वे उसी दाम पर नील खरीदते थे जितना भी उन्होंने तय किया होता था। उनका मानना था कि हमारे लेने के बाद जितना बचे उसे बाजार में बेच सकते हैं। एक मूल्य तय कर लिया कि इस रेट पर नील हम लेंगे। सुधीर: यह बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बाबूजी: अभी बात पूरी कहाँ हुई है। सुधीर: तो फिर करो पूरी, मैंने कब रोका है। बाबूजी: बीच में टांग तो अड़ा दी ना, फिर भी सुनाता हूँ कहानी जैसे मैंने सुनी थी अपने पुरखों से। हुआ यह, किसी दौरान एक घटना घटी जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहा। इस दौरान जर्मन ने बाज़ार में सिंथेटिक नील प्रोड्यूस करके बाज़ार पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह उठा कि जब कोई चीज़ बाज़ार में सस्ते दाम पर बिक रही है तो महंगे दाम कोई क्यों भरेगा। एक विद्रोह यहाँ भी शुरू हुआ हिंदुस्तानियों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी नील नहीं खरीदा और लीज के पैसे भी वापस नहीं दिए। मसला बड़े स्तर पर फैल गया। किसी तरह से कमांड गांधी ने अपने हाथ में ले ली। अंग्रेज़ों ने गांधी से कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक लीज के पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। तुम कोई ऐसी चाल चलो कि हमारी भी बात बन जाए और तुम्हारी गुड्डी भी उड़ने लगे। ऐसे में गांधी ने वकीलों वाला दाव चला। अब वकील की दलील के आगे भला किसकी चलती। गांधी ने सहानुभूति जताई और कहा कि मैं आपके साथ हूँ, हमारा हक जरूर मिलना चाहिए। किसानों ने बात मानते हुए कहा कि हमें 50% तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कहते हैं कि गांधी ने 25% दिलवाकर अंग्रेज़ों का फ़ायदा करवा दिया। वहाँ भी राजनीतिक खेल खेला गया। अब हिस्ट्री क्योंकि बिनर ही लिखता है, जैसा चाहा अंग्रेज़ों ने लिखवा लिया। देखा जाए तो हमारी हिस्ट्री वैदिक काल से शुरू होती है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू की। सुधीर: पर बाबूजी, ऐसी नील की ज़रूरत भी क्या पड़ती थी। बाबूजी:
असल में वह दौर यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दौर था। अंग्रेज यहाँ से खेती करवाकर पूरी दुनिया में नील की ट्रेडिंग करते थे। सिंथेटिक नील आने के बाद सस्ता मिलने लगा और लोगों ने महंगा नील लेना बंद कर दिया। बाकी और भी कारण रहे होंगे, लेकिन हमें बाल की खाल उधेड़ने की क्या ज़रूरत है। सुधीर जेब से लगातार नोट निकालकर बाबूजी को दिखाते हुए कहता है, बाबूजी यह गांधी इस कदर सबकी जेबों से होता हुआ दिमाग तक का सफ़र तय कर चुका है कि मुझे नहीं लगता यह गांधी राग कभी ख़त्म होगा। बाबूजी बेटा, बादलों की कोई औकात नहीं होती कि वे अपनी मर्जी से बरस सकें। उन्हें तो जहाँ हवा ले जाती है वहीं बरसते हैं। इसलिए तू चिंता न कर, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन जनता की आंधी चलेगी, उस दिन उसी आंधी में गांधी बह जाएगा। सुधीर बाबूजी आपकी बात से मुझे एक लोक कथा याद आ गई, कहो तो सुनाऊं? बाबूजी नेकी और पूछ पूछ। सुधीर बाबूजी बात तो राष्ट्रहित की ही है और वही सरोपरि होना चाहिए। एक गांव में हीरो का एक व्यापारी रहता था। एक बार एक चूहे ने उसका बहुत महंगा हीरा निगल लिया। गांव में बहुत चूहे थे। शाम को सभी चूहे मंदिर में प्रसाद का सामान खाने जाते थे। हीरो का मालिक भी मंदिर पहुंच गया। सोच रहा था कि वो चूहा जिसने हीरा खाया है वह भी आएगा, लेकिन यह क्या, वहाँ तो हजारों चूहे थे। ऐसे में उस एक को पहचान पाना संभव नहीं था। हारकर हीरो के व्यापारी ने एक शिकारी को उस चूहे को पकड़ने का ठेका दिया। शिकारी भी शाम को मंदिर गया। आज भी सभी हजारों चूहे आए हुए थे। शिकारी ने थोड़ी देर चूहों को देखा और फिर उनमें से एक चूहे को पकड़ लिया। शिकारी ने व्यापारी से कहा, यही है वह चूहा जिसने आपका हीरा खाया है। हीरो के व्यापारी को विश्वास ही नहीं हुआ। कैसे शिकारी ने बस एक चूहे को पकड़ा और कहा इसी ने खाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य ही शिकारी को कोई धोखा हुआ है या शिकारी व्यापारी के साथ कोई खेल खेल रहा है। अचंभित व्यापारी ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने हीरा निगला, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने कहा, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपने पुराने साथियों से बराबर वालों से मेल मिलाप छोड़ देता है। सब चूहे एक दूसरे के साथ थे, बस एक यही सबसे अलग थलग घूम रहा था। हीरो के व्यापारी ने बिना विलंब किए उस चूहे को मारकर उसके पेट से अपना हीरा निकाल लिया। धन तथा पद के अहंकार में जो लोग अपने परिवार, मित्रों, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र को छोड़ देते हैं, उनका पतन निश्चित है। ये था दूसरा दृश्य। अब तीसरा दृश्य भी सुन लीजिए। एक लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं जो उस परिवार से संबंध रखते हैं जिन्होंने भारत पर साम, दाम, दंड और भेद की नीति से राज किया। सुदीप, बहना बलात्कार। सुदीपा, कहाँ? सुदीप, यूपी में। सुदीपा, कस लो फिर कमर वहाँ चलने की। सुदीप, कहाँ चलने की बहना? सुदीपा, अरे दीपू ही बना रहेगा या कोई राजनीति के दांव पेच भी सीखेगा? सुदीप, सीखूंगा बहना, क्यों नहीं सीखूंगा। इस देश पर राज भी तो करना है। वैसे मुझे यह बताओ कि वहाँ कोई मेला लगा है जहाँ जाने की तैयारी करनी है? सुदीपा, राज करना तो ठीक बात है, लेकिन उससे पहले दिमाग के पर्दे खोल कर रखने होंगे और अनुशासन भी सीखना होगा। अब मीडिया का युग है और लोग सब कुछ समझने लगे हैं। सुदीप, कैसा अनुशासन, कैसे लोग, कैसा मीडिया बहना? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। सुदीपा, तुम पहले अपनी साख बनाओ जो लगातार गिर रही है। एक कद्दावर नेता बनने के लिए छिछोरी हरकतें छोड़ दो। सुदीप, अरे मेरी साख को क्या हुआ? अब तो मैं अच्छा खासा भाषण देना भी सीख गया हूँ। और कैसे बनाऊँ? पूरे विश्व की लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं। सुदीपा, मैंने पहले भी कहा ना, छिछोरी हरकतें करना छोड़ दो। सुदीप, फिर वही बात, मैं पूछता हूँ कैसी हरकतें बहना? सुदीपा, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि संसद भवन की क्या मर्यादा होती है। मीडिया की मंडी के दौर में वहाँ लगी हुई कैमरे की आँख को अपनी आँखों से पहचानना होगा और उससे बचना भी होगा।
जब कैमरे की आंख हर वक्त रहती है तो संसद भवन में प्रधानमंत्री को गले मिलने के आग्रह करने के बाद दूसरी तरफ देखकर आंख मारने की क्या जरूरत थी? सुदीप: मुझे क्या पता बहना, अभी मैं इतना बड़ा थोड़ी ही हुआ हूँ जो सब कुछ समझ सकूँ। अब धीरे धीरे सारे गुर सीखने लगा हूँ। वैसे भी मुझे तो आज तक यही पता था कि हमारे ही खानदान के पास आँख है, जो कुछ भी वह दिखाती है जनता वही देखती है। मुझे तो उस दिन ही पता चला कि किसी और की आंखें भी दिखाने के लिए होती हैं। मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि जो आंख हम दिखाएंगे लोग उससे डरेंगे भी और बोलेंगे भी नहीं। सुदीपा: अब समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और सब कुछ बदल रहा है। लोगों की मानसिकता भी बदल रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों में अंधभक्ति भी बदल रही है। अब लोग सोचने लगे हैं। सुदीप: बहना ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? तुम शायद भूल गई कि हमारे परिवार ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। अगर हम लोग न होते तो देश आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। सुदीपा: इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कितने लोगों को भगवान भरोसे भी तो छोड़ दिया हमारे परिवार ने। सुदीप: भगवान भरोसे छोड़ दिया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सुदीपा: दीपू, तुम दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालो, कहीं ऐसा न हो दिमाग की नस फट जाए और तुम लकवे का शिकार हो जाओ। मुझे तो आभास हो रहा है कि गांधी का जादू जो लोगों के सिर चढ़कर बोलता था अब धीरे धीरे उतरने लगा है। जो अफीम हमने लगाई थी उसका नशा उतरने लगा है। सुदीप: ऐसा क्यों कह रही हो बहना? पूरे देश के लोग एक सुर में कहने लगे हैं कि इतिहास नए सिरे में लिखा जाएगा। कुछ भी हो जाए बहना, हम लोग नया इतिहास नहीं लिखने देंगे। सुदीपा: इतिहास तो बदल रहा है दीपू, कुछ सिरफिरों ने नया इतिहास लिखने के लिए कमर कस ली है। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां अब नया इतिहास ही पढ़ेंगी। वे दिन लद गए जब लोग आंखें बंद करके किसी के पीछे चल पड़ते थे। पता नहीं देश में कैसा माहौल सत्ताधारी पार्टी ने तैयार करवा दिया है कि जिसके चलते हर कोई नई नई बातें करने लगा है। गूंगों के मुंह में भी जुबान आ गई है, गंजे कंघी बेचने लगे हैं और अंधे सूरमा बेचने की दुहाई लगा रहे हैं। राष्ट्रवाद का नारा तो ऐसे गूंजने लगा है जैसे हमारे राज्य में राष्ट्रवाद कहीं घास चरने गया हुआ था। सुदीप: अब तुम ही कुछ करो बहना, अगर हमारा जहाज डूबता है तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तुम्हें याद है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तुम उस इतिहास को फिर से दोहरा दो। साम दाम दंड वेद की नीति अपनाओ ताकि हम लोग सत्ता में दोबारा आ जाएं। वैसे भी सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल तो दादी से बहुत मिलती है। सुदीपा: दीपू, ज़्यादा दादी दादी मत चिल्लाओ। वैसे भी शक्ल मिलने से क्या होता है, कई बार शक्ल मिलना भी किसी पर भारी पड़ जाता है। किसी विपक्ष के नेता ने टेलीविज़न में यह बयान दिया कि किसी की शक्ल तो किसी से मिल सकती है लेकिन अक्ल तो नहीं मिल सकती। और तुम क्यों मेरी ही जान के दुश्मन बन गए हो? जान मैं गंवाऊँ और राज तुम करो, यह कैसे हो सकता है? तुम तो अपनी बहन की ही बलि मांग रहे हो। तुम तो अपनी पार्टी के एजेंडे के खिलाफ जा रहे हो। सुदीप: पार्टी के एजेंडे के खिलाफ जा रहा हूँ? कैसी बात कर रही हो बहना? और धीरे बोलो। अब दीवारों के कान नहीं होते, दीवारें ही कानों में बनी हुई हैं। तुमने तो सुना होगा, मेरा देश बदल रहा है और बदलते हुए देश की यही तस्वीर है। सुदीपा, तू चिंता न कर दीपू, सरकार कैसी भी तस्वीर पेश कर दे, हमारा इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। हम वार करता नहीं, करवाता है। दंगे करता नहीं, दंगों पर घी डालने का काम करता है। भगत सिंह की फांसी से लेकर आज तक हमने जो किया किसी को नहीं पता। 84 के दंगों को कोई कैसे भूल सकता है? खगाल लो इतिहास के पन्नों को, सब कुछ पता चल जाएगा। एक गांधी मरता है तो हजारों लोगों को लेकर मरता है। 84 के दंगों को कभी मत भूलना। अगर तुम अपनी जड़ों को देखना चाहते हो कि वे कभी न मुरझाएं तो उन जड़ों को खाद पानी बराबर मिलता रहना चाहिए।
तभी जिंदा रहेगी हमारी पार्टी, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जब दादी मरी तो ऐसा ही कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे छोटे कई पेड़ उसकी जड़ में आ जाते हैं। बात करते करते दोनों रुक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखकर अचानक सुदीप बोलता है। सुदीप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए, मैं इस थ्योरी पर सोचना शुरू। फिर बात को बीच में काटता हुआ कहता है, बहना गिद्ध? सुदीपा, हाँ दीपू गिद्ध। सुदीप, बहना गिद्ध? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सुदीपा, हाँ हाँ बाबा गिद्ध, मैं जानती हूँ। अब हमने इस ऊँट को कहीं हिलने भी नहीं देना। जो भी हो जाए, अब यह मुद्दा तो हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर सरकार होशियार है तो मूर्ख हम लोग भी नहीं। राजसी ठाट-बाट आज भी वही है जो आज़ादी के समय था। अचानक सुदीपा सोचने लगती है और आंख बंद कर लेती है। फिर अचानक आंखें खोलती है और कहती है, सुदीपा, एक आइडिया है जो हमारी डूबती नैया को पार लगा सकता है। हमें किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करना है, क्योंकि सत्ता हमारी बपौती है। हमारे माँ बाप ही नहीं, हमारी दादी और परदादा ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था इसे। वो तो भला हो गांधी का जो हमें गांधी बना गया, और हम लोगों ने इतने साल तक राज किया। सुदीप, तो अब क्या हो गया बहना? हम लोग राज क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे भी राज करने के सारे फार्मूले तो हमारे पास हैं। ये फार्मूले सरकार के हाथ कैसे लग गए? सुदीपा, कुछ न रहे इन मीडिया वालों का। इन्हीं लोगों के चलते हमारे हाथ से सत्ता निकल गई। पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए खबरें ढूंढकर लोगों को दिखाते हैं और बहकाते हैं। वरना कोई समय था कुछ भी कर लो, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। अब तो कान खराब हो जाए, जुबान फिसल जाए, यहाँ तक कि आँख भी फिसल जाए, वो भी मीडिया दिखा देता है। दीपू, तुम्हें याद है जब तुम्हारी आँख फिसली थी, कितने दिन मीडिया उसी की लकीर पीटता रहा, और उस समय तो वैसे ही लगता था जैसे किसी की आंख पहले से ही एक हो और दूसरी में कंकड़ पड़ गया हो। सुदीप, हाँ बहना याद है। तुम बार बार मेरी आंख को क्यों कोस रही हो? वैसे भी मीडिया पूरा सच नहीं दिखाता है। सुदीपा, दिखाता तो पूरा सच ही है, लेकिन हमें लोग देखना ही नहीं चाहते। सुदीप, छोड़ो बहना, तुम तो आइडिया बताने वाली थी। अपने आप को उलझाओ मत, जल्दी बताओ, मैं तो सुनने के लिए बेचैन हूँ। सुदीपा, असल में यह खबर देखकर ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हो न हो हम भी सरकार की तरह इस मुद्दे को ज़रूर उछालें। तुम तो जानते ही हो कि आजकल जनता जागरूक हो चुकी है, पुरानी चालें दम तोड़ चुकी हैं। हमें कुछ नया करना होगा, नहीं तो वह दिन भी दूर नहीं जब हमारी पार्टी दम ही तोड़ देगी। पहले ही कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। रोज़ कोई न कोई बाय बाय करते हुए जा रहा है। चीज़ जितनी बड़ी होती है उसके टुकड़े भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। सुदीप, शुभ शुभ बोलो बहना। सुदीपा, कुछ भी अमंगल नहीं बोल रही हूँ दीपू, जो हो रहा है उसी को बयान कर रही हूँ। सुदीप, ऐसा क्या करें कि हमारी पार्टी फिर से चर्चा में आ जाए और सत्ता हमारे हाथों में? सुदीपा, यह बताओ कि लीचिंग शब्द कैसा रहेगा? सुदीप, अच्छा है, लेकिन अब शब्दों को क्या करना है? सुदीपा, करना क्या है, बस इन्हीं से तो खेलना है। जब करने के लिए कुछ न हो तो शब्दों से खेला जा सकता है। शब्द ही हैं जो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। शब्द ही हैं जो तारणहार बन सकते हैं। शब्द अगर ब्रह्म बन सकते हैं, सब शब्द अगर ईश्वर बन सकते हैं, तो फिर हमारी भी तो नैया पार लगा ही सकते हैं दीपू। सुदीप, बात तो तुम सही कह रही हो बहना। तुम्हारा चेहरा ही नहीं, दिमाग भी माँ से, माफ़ करना, दादी से मिलता है। सुदीपा, हम लोग खानदानी जो ठहरे, अब चाय बेचने वाले को देश नहीं चलाने देंगे। सुदीप, पर बहना वो तो चला ही रहा है, बस उसको नकेल डालने की ज़रूरत है। अगर इस बार तुरुप का इक्का हमारे हाथ लग गया तो समझो सत्ता हमारे हाथ में, फिर उसे कोई नहीं छीन सकता। सुदीपा, चिंता न कर भाई, ऐसी नथ डालूंगी कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा।
हम हर घटना को लीचिंग के साथ जोड़कर पेश करेंगे, क्योंकि पहले के सारे जुमले तो पुराने हो चुके हैं। महंगाई का मुद्दा और दूसरे कई मुद्दे सुन सुनकर लोगों के कान पक गए हैं। लोगों ने उन मुद्दों के साथ जीना सीख लिया है। सुदीप: पर बहना, हम जोड़ेंगे कैसे? सुदीपा: जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे वहाँ वहाँ लीचिंग शब्द जोड़ दिया जाएगा। जहाँ दलितों पर आपसी रंजिश के कारण भी जुल्म हो जाए, उसे सत्ताधारी पार्टी के साथ जोड़कर लीचिंग शब्द आगे ले आएंगे। कहीं रेप की घटना हो जाए, वहाँ भी किसी न किसी तरह से शब्द को ले ही आएंगे। हम भी खुश और लोग भी, क्योंकि उन्हें इस शब्द को समझने में ही कई साल लग जाएंगे। नया नैरेटिव जब गढ़ा जाता है तो समझने में काफ़ी समय लग जाता है। पीढ़ियाँ बदल जाती हैं मेरे भाई। कुछ समझ आई? सुदीप: आई, बिल्कुल आई बहना। बात तो तुम ठीक ही कहती हो बहना। जैसे सेकुलर लफ्ज़ आज तक लोगों की समझ में नहीं आया, वैसे ही लीचिंग शब्द को समझने में सदियां बीत जाएंगी। लेकिन हमें हर घटना पर गिद्ध दृष्टि रखनी पड़ेगी। सुदीपा: हाँ, बिल्कुल सही कहा, गिद्ध दृष्टि। तुम भी समझदार होते जा रहे हो दीपू। गिद्ध दृष्टि के बिना बात नहीं बनेगी। सुदीप: बहना, गिद्ध? सुदीपा: हाँ दीपू, गिद्ध। सुदीप मोबाइल स्क्रीन की ओर देखकर: बहना, अपना मिशन शुरू हो गया है, हो जाओ तैयार। उसकी बात सुनकर सुदीपा मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखती है। दोनों मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। एक महिला पत्रकार एक न्यूज़ चैनल पर बोल रही है। महिला पत्रकार: अभी अभी खबर मिली है कि कुछ लोगों ने मिलकर एक विशेष समुदाय के करीब 6 लोगों को मार दिया। कुछ लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दंगे से बचने के लिए उस पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुनते ही सुदीपा कहती है: सुदीपा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय दे दो, हम लोग घटना स्थल पर जाने की घोषणा करेंगे। पार्श्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। एक व्यक्ति प्रेस नोट लिख रहा है और मीडिया को प्रेस नोट मेल कर रहा है। मंच सजा हुआ है और एक व्यक्ति बोल रहा है। व्यक्ति: अभी अभी पार्टी का होनहार युवा चेहरा हमारे बीच पहुंचने वाला है। कहते कहते एक तरफ देखता जा रहा है और अचानक कहता है: तो लीजिए, जिसका हमें इंतज़ार था वह चेहरा हमारे बीच पहुंच चुका है, स्वागत कीजिए। सुदीपा हाथ जोड़ते हुए सबका अभिवादन करते हुए प्रेस को मुखातिब होती है। सुदीपा: मैं सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे एक मैसेज पर ही उपस्थित हो गया। मैंने देखा है कि कई बार तो हमारी बात को जनता तक रखा ही नहीं जाता। मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब से राष्ट्रवादी पार्टी आई है तब से हमारे देश में लीचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले भी देश में हादसे होते रहे हैं, लेकिन इस तरह के माहौल से देश कभी नहीं गुजरा। पूरे मुल्क में अराजकता का माहौल है। कोई भी टीवी चैनल लगा कर देख लो, चारों तरफ अराजकता का बोलबाला है। हम चाहते हैं कि जहां मौत का तांडव हुआ है वहां तक जाया जाए और मरने वालों के परिवारजनों के साथ सहानुभूति प्रकट की जा सके, उनका दुख बांटा जा सके। पहला रिपोर्टर: आपको क्या लगता है, क्या आपके जाने से वहाँ का माहौल ठीक हो जाएगा? सुदीपा: जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी पार्टी ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देश को आज़ाद करवाया है। यह तो मामूली सी बात है हमारे लिए। देश के प्रति हमारा भी तो फर्ज बनता है। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि लीचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि लोग चैन की सांस ले सकें और बिना किसी भय के जी सकें। दूसरा रिपोर्टर: क्या आप समझती हैं कि सरकार आपको घटनास्थल पर जाने देगी? क्योंकि वहाँ तो धारा 144 लागू है, हर किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में तो वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और आप वहाँ जाने की बात कर रही हैं। सुदीपा: पहली बात तो यह है कि हम परिंदे नहीं, इंसान हैं। हम जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि हमारा खानदान शुरू से ही यह करता आया है। वैसे भी पाबंदियों से हमारी पार्टी नहीं डरती। हमने बोल दिया है जाएंगे तो जाएंगे।
अगर सरकार को सही नहीं लगता तो हमें जेल में डाल दे। हम लोग जेलों से नहीं डरते। हमारी पार्टी का इतिहास उस समय का है जब राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। तीसरा रिपोर्टर, मैडम क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को बदलाव अच्छा लगने लगा है? सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि हम विपक्षियों को मक्खन से बाल की तरह निकाल कर फेंक देंगे ताकि वह दोबारा उस तरफ देखने की कोशिश भी न करे। सुदीपा, तो आपको क्या लगता है बदलाव क्या हमेशा बेहतर के लिए होता है? जब हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव की ज़रूरत ही क्या थी? हमारे पास सब पढ़े लिखे योग्य लोग हैं। तीसरा रिपोर्टर, मैडम ऐसा तो सब कह रहे हैं कि बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए ही होता है, और वैसे भी बदलाव तो कुदरत का नियम है। आपकी पार्टी में भी 2 धड़ बन गए हैं, बल्कि स्पष्ट कहें तो कई धड़े बन गए हैं। G23 वाले आपसे नाराज़ चल रहे हैं और कहते हैं बदलाव आना चाहिए। उनका मानना है क्या पार्टी प्रधान ताउम्र एक ही खानदान का रहेगा? यह किस संविधान में लिखा है? इससे लोकतांत्रिक ढांचा बिगड़ रहा है। सुदीपा, यहाँ हम लोग इन सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आए। इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे, इसलिए नो क्वेश्चन प्लीज़। हमें कुछ ही समय के बाद घटनास्थल पर पहुंचना है ताकि पीड़ितों के जख्मों पर मरहम पट्टी की जा सके। हमारी पार्टी शुरू से यही करती आई है, यही हमारी पार्टी का धर्म है और यही कर्म। इतना कहकर हाथ जोड़कर उठ जाती हैं। पीछे पीछे सारे लोग कुर्सियों से उठ खड़े होते हैं। दृश्य बदलता है। तो ये था दूसरा और तीसरा दृश्य। चौथा अगले एपिसोड में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। मिलते हैं। आभार।